वो क्या कहा था मोदी जी ने? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं 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 मोदी जी, मजा नहीं आया, फिर से कहिए ना। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सही मायने में दोस्तों चरितार्थ किया है उनके पालतू मीडिया और उनके नेताओं ने। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर पहले ही केसेस दर्ज हैं। आप जानते हैं इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार कार्यक्रमों पर जुर्माना लगाया गया है और यह भी कहा गया है कि उन कार्यक्रमों को तुरंत हटाइए। बात सिर्फ मुकेश अंबानी के इस न्यूज चैनल की नहीं है। इस देश की जो सबसे पुरानी मीडिया कंपनी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज चैनल है, उसने भी एक झूठी खबर चलाई थी, यह कहते हुए कि पीएफआई के एक आयोजन में एक घटना में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जबकि वो खबर झूठी थी। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नहीं था, पीएफआई जिंदाबाद था, मगर झूठी खबर चलाई गई। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ चेहरे पेश करने वाला हूं। नीतीश राणे बीजेपी, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, फ्लॉप फिल्म निर्देशक अशोक पंडित। इन तीनों में समानता यह है कि तीनों झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। तीनों या तो भाजपा का हिस्सा हैं या उनके प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं। दोस्तों, आज मैं सवाल पूछने वाला हूं कि जो प्रचार तंत्र झूठ बोले, जो प्रचार तंत्र समाज में जहर फैलाए, वो सच कैसे हो सकता है? सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो झूठ जिसमें असम के मुख्यमंत्री पकड़े गए हैं, अशोक पंडित पकड़ा गया है। झूठ क्या था दोस्तों? जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्वीट है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का। इस ट्वीट में वो ये दावा कर रहे हैं कि खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह और राहुल गांधी के विचारों में कोई फर्क नहीं है। इनका यह दावा है कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, जबकि दोनों के विचारों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। दोनों ने जो बात अपने भाषण में कही है उसमें बहुत और बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है, मगर जानबूझकर यह झूठ फैलाया जा रहा था। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दोनों के जो विचार थे या दोनों के भाषणों में क्या फर्क है, वो आपको इस स्क्रीनशॉट के जरिए पता चलता है। राहुल गांधी संसद के अंदर भाषण दे रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर, देश के संघीय ढांचे के ऊपर। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और कोई अजूबी बात उन्होंने नहीं कही थी। आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में भी यह लिखा हुआ है कि भारत, दैट इज इंडिया, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यही बात अमृतपाल सिंह ने भी कही थी, मगर दोनों के बयानों में क्या बुनियादी फर्क है, आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, बताने वाला हूं मैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था संसद में, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर मैं तमिलनाडु जाता हूं तो मैं अपने विचार तमिलनाडु में रहने वाली जनता पर नहीं थोप सकता। उन्होंने कहा कि इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा वो जो समावेशी है, यानी कि अगर मैं दूसरे राज्यों में भी जाता हूं तो मैं उनके विचारों को समझता हूं, मैं उनके विचारों को सहेजने की कोशिश करता हूं। यह राहुल गांधी कह रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर उन्होंने कहा एक दूसरी विचारधारा है, और यहां पर वो हमला मोदी सरकार पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वो विचारधारा है जो केंद्र की लाठी का इस्तेमाल करती है, यानी कि अपनी विचारधारा सब पर थोपना। और इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा था इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आप मुझे बताइए क्या गलत कहा? अमृतपाल सिंह ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। अमृतपाल ने कहा कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मगर हम सबको अपनी आजादी तय करने का अधिकार होना चाहिए। अगर पंजाब अलग भी होना चाहे तो यह उनका अधिकार होना चाहिए। यानी कि अमृतपाल सिंह वो बात कह रहा है जो देश के खिलाफ है, देश से जुदा होने की बात कर रहा है। अमृतपाल सिंह ने जो कहा और राहुल गांधी ने कहा, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मगर एक झूठ फैलाया गया और उस झूठ के जरिए यह बतलाया गया कि अमृतपाल सिंह और राहुल गांधी के विचारों में कोई फर्क नहीं है। मगर मैं आज कुछ और पूछना चाहता हूं।
अमृतपाल सिंह वो शख्स है जिसने ये तक धमकी दी थी कि गृह मंत्री अमित शाह सुधर जाएं, हमारे सामने मिसाल इंदिरा गांधी की है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह व्यक्ति, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की केंद्र सरकार ने? भगवंत मान सरकार क्यों खामोश है? और सबसे बड़ी बात, भगवंत मान सरकार खुद कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह जो है वो पाकिस्तान का मोहरा है। अगर एक व्यक्ति पाकिस्तान का मोहरा है तो एक्शन लीजिए ना साहब, ये नरमी क्यों बताइए? अमृतपाल सिंह खुलेआम खालिस्तान की बात कर रहा है मगर उस पर कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है। वो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमका रहा है मगर कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है। ये वो व्यक्ति है जो कुछ दिनों पहले तक जिसके केश नहीं थे, यानी कि जो सिखों की दाढ़ी होती है, बाल होते हैं, वो नहीं थे। इसका कट्टर विचारधारा तो बहुत दूर की बात दोस्तों। जो सिख धर्म की मूलभूत विचारधारा है उसमें भी मैं नहीं जानता हूं ये व्यक्ति विश्वास करता था या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, ये मौना सिख था, इसने बाल काटे हुए थे मगर रहस्यमय तरीके से यह व्यक्ति सामने आ जाता है और खालिस्तान समर्थक बयान देते रहता है। तो बड़ा प्रश्न ये, अगर यह व्यक्ति देश के खिलाफ बयान दे रहा है तो एक्शन लीजिए ना। उस व्यक्ति का इस्तेमाल करना, वो भी राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए, यह कहां की राजनीति हुई? और बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि मीडिया का इस्तेमाल, प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष पर हमला बोलने के लिए। अब मैं आपको नितेश राणे की मिसाल दे रहा हूं। नितेश राणे ने एक ट्वीट किया है जो सरासर झूठ है। नितेश राणे उद्धव ठाकरे को गद्दार बता रहे हैं। यह कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब को अपना भाई कहा, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने कश्मीर के एक सैनिक जिसका नाम औरंगजेब था उसका जिक्र किया, जो शहीद हो गया था, जिसे आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था और उसे मौत की घाट उतार दिया था। उद्धव ठाकरे उस औरंगजेब की बात कर रहे हैं मगर नितेश राणा गलत बयानी कर रहे हैं, झूठी जानकारी पेश कर रहे हैं। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि दरअसल किस तरह से उद्धव ठाकरे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं नितेश राणे। सुनिए। के लिए कुर्बानी दी है। अभी मैं अगर कहूं कि हाँ वो मेरा भाई था तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब होगा ना, मजहब से मुसलमान होगा, था ही, लेकिन उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भारत माता, जिसको भारत माता की जय कहते हैं, उसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी। वो अपना भाई नहीं था, वो अपना। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे बताया था, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए किस तरह से भाजपा के नेता, उनका प्रचार तंत्र और उनका पालतू मीडिया झूठ बोलता है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जिस एंकर पर दंगा भड़काने को लेकर राजस्थान में केस दर्ज है, वो फिर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, उस पर फाइन किया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आती दोस्तों? और ये फाइन मैं आपको बता दूं किया है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने। सबसे पहले दोस्तों, यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 18/1/2022 को। इसमें गरबा में जिस तरह से कुछ मुस्लिम युवक प्रवेश कर गए थे, उसके बहाने पूरी मुस्लिम कौम पर निशाना साधने की कोशिश की गई थी। इस कार्यक्रम पर NBDSA ने इन पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। आगे देखिए दोस्तों, द सेकेंड ऑर्डर इज विथ रिस्पेक्ट टू अ डिबेट होस्टेड बाय अमन चोपड़ा ऑन 4/10/2022 ऑन पब्लिक फ्लॉगिंग ऑफ मेन विच वॉज कॉल्ड इन द चैनल पुलिस की डांडिया। यानी कि एक बार फिर इस तस्वीर के जरिए एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 4/10/2022 को। इस एंकर ने पूरी कौम पर निशाना साधा था और इस पर 25,000 का जुर्माना जो है वो किया गया था। तीसरा कार्यक्रम जो कि आया था 28 जुलाई 2022 को, इसके अंदर भी झूठी जानकारी, समुदाय विशेष पर निशाना साधना, इस पर फाइन किया गया है। और चौथा जो ऑर्डर है वो आपके सामने, यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 29 सितंबर 2022 को।
और उसमें भी सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ कार्यक्रम हुआ था। इस पर भी जो है जुर्माना दर्ज किया गया था। और बात सिर्फ इस न्यूज चैनल की नहीं है, टाइम्स नाउ ने एक झूठी या गलत बयानी की थी कि पीएफआई ने जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। सरासर झूठी जानकारी दोस्तों, उन्होंने पीएफआई जिंदाबाद के नारे लगाए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो पत्रकारिता आपसे झूठ बोलती है, जो पत्रकारिता आपके सामने गलत जानकारी पेश करती है, जो पत्रकारिता समाज में असंतोष फैलाती है, दंगा भड़काने की कोशिश करती है, वो सही कैसे हो सकती है? जो राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दस्तक देने के लिए, वोट्स बटोरने के लिए झूठ का सहारा लेती है, वो सही कैसे हो सकती है? याद कीजिएगा, लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन, याद कीजिएगा किस तरह से तबलीगी जमात को निशाने पर लिया गया था। मैं आपको करीब 1 दर्जन मिसालें देना चाहता हूं। ये एंकर्स आज भी न्यूज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। किस तरह का जहर इन्होंने घोला था, वो झूठ आपके सामने एक एक करके मैं ला रहा हूं। सबसे पहले तिहाड़ सॉरी खांसी आ गई थी। सबसे पहले तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात। दूसरा कार्यक्रम, तबलीगी जमात भरोसे के काबिल क्यों नहीं। इस तरह के कार्यक्रम चल रहे थे दोस्तों। इससे पहले कि आप में से कई लोग मुझसे ही सवाल करें तो मैं आपको बतला दूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि मीडिया ने विचारों की अभिव्यक्ति का गलत इस्तेमाल किया था तबलीगी जमात पर निशाना साधकर। यही नहीं, मुंबई की औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात के पक्ष में यह आदेश सुनाया था और तमाम आरोपों से उन्हें दोषमुक्त कर दिया था। और ये न्यूज चैनल्स क्या चला रहे थे, ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं। आगे देखिए, दीन बांटना था, दर्द बांट गए, कोरोना से जंग में जमात का आघात। दीन बांटना था, दर्द बांट गए। काश आप पत्रकारिता भी करती, काश आप टॉनिक युक्त गलत बयानी वाली पत्रकारिता नहीं करती। आगे देखिए साहब, मरकज ने मामला बिगाड़ दिया। मोहतरमा, हल्ला बोलना है तो मैं आपको बताता हूं, जिस तबलीगी जमात को निजामुद्दीन के पास आयोजन की अनुमति दी गई थी, उसी के पास में एक पुलिस स्टेशन था। आपको हल्ला बोल ये करना चाहिए था कि उस पुलिस ने उस आयोजन को क्यों नहीं रोका, नंबर 1। नंबर 2, वो पुलिस आती है देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत, उन्होंने इस आयोजन की अनुमति क्यों दी थी। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि तबलीगी जमात मुंबई में आयोजन करना चाहती थी, मगर उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार ने मना कर दिया था कोरोना को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात, अगर तबलीगी जमात के प्रतिनिधि विदेशों से कोरोना लेकर आए हैं तो एयरपोर्ट पर इन्हें क्यों नहीं रोका गया? क्या इस मुद्दे पर इन पत्रकारों ने हल्ला बोल किया? नहीं किया ना, मगर झूठे कार्यक्रम कर रहे थे दोस्तों। आगे देखिए साहब, यही दंगाई पत्रकार, ताली थाली देश में थूक वाला जिहाद क्यों, झूठा कार्यक्रम। धर्म के नाम पर जानलेवा धर्म, झूठा कार्यक्रम। जमात की जहालत से कोरोना भारत में फैला, जहालत किसकी है इस तस्वीर से पता चल रहा है। आगे देखिए साहब, तबलीगी का कोरोना जाल, और अंत में तबलीगी इन हाइडिंग। क्या कीजिएगा इनके बारे में दोस्तों, इनका काम न सिर्फ समुदाय विशेष पर निशाना साधना, इनका काम आपके सामने झूठ परोसना, इनका काम हमारे समाज में असंतोष फैलाना, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मुझसे कभी कोई गलती होती है ना, मैं तुरंत उसकी माफी मांगता हूं। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आज से कुछ सालों पहले की बात है दोस्तों, मेरे प्रोड्यूसर ने, मैं एक चैनल के लिए कार्यक्रम कर रहा था, उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया। उस स्क्रीनशॉट में एक खास दावा किया गया था। हालांकि मुझे याद है उस चैनल ने उससे भी वाहियात कार्यक्रम किए थे कि प्रधानमंत्री विश्व कप दिलाएंगे, मंगल में होगा मोदी मोदी, इस तरह के बहुत ही वाहियात कार्यक्रम चलाए थे। तो जब मेरे प्रोड्यूसर ने वो स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा तो मुझे लगा शायद सही होगा। बाद में पड़ताल में पता चला कि गलत था। मैंने उस बात के लिए माफी मांगी,
मगर वो जानकारी ऐसी जानकारी नहीं थी जिससे समाज में दंगे भड़क जाए। नहीं, मुझसे एक गलती हुई जिसके लिए मैंने माफी भी मांगी। मगर ये लोग जो आए दिन समाज के अंदर इन कार्यक्रमों के जरिए दंगा फैलाते रहते हैं, झूठी जानकारी देते हैं, लोगों पर निशाना साधते रहते हैं, उनका चरित्र हनन करते रहते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है बताइए ना। यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता उनसे? यह अपने आप में कितने शर्म की बात है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि इन न्यूज चैनल्स को लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन न्यूज चैनल्स को देखेंगे, आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य उतना ज्यादा बर्बाद करेंगे। मैं जानता हूं आज भी कमेंट सेक्शन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी भी कई लोग आएंगे जो मुझे ही गाली देने वाले हैं, जो मेरे बारे में ही कहेंगे। मगर आप मेरे हर कार्यक्रम को देखिए, मैं सांप्रदायिक भाईचारे की बात करता हूं, मैं मेल मिलाप की बात करता हूं, मैं सत्ता से सवाल करता हूं, जो हर देश के नागरिक का दायित्व, उसका फर्ज है। तो गलत मैं हुआ या पापा की ये परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू? इस सवाल का जवाब आपको देना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।